Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about tense. Without tense we cannot speak fluent English, we cannot understand English, we cannot speak English, we cannot write English, we cannot read English. It is necessary in our life, so we must learn English and tense. टेंस मीन्स होता क्या है? तो टेंस मीन्स होता है टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। समय किसे कहते हैं? तो समय जो होता है वो आपका वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। इसे हिंदी में तो इस तरह कहते हैं कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं, लेकिन इसकी जो इंग्लिश परिभाषा है तो वो क्या है? टू डिनोट द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द फॉर्म ऑफ अ verb is called tense। उसे हम टेंस कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा अधूरी रह जाती है, क्योंकि कारण ये है कि टेंस केवल समय का बोध नहीं कराता है। समय का बोध कराने का मतलब क्या है कि इस टेंस का अर्थ एक जो है, एक डिफिनीशन जो है, कहते हैं कि टेंस टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, एज वेल एज the state of an action, अब इसमें जो है स्टेट ऑफ एक्शन में जो है, अब आप देखिए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? टेंस जो हमें बताता है किसी कार्य के समय का बोध कराता है और उसके साथ साथ कह रहे हैं किसी कार्य की स्टेट मीन्स होती है अवस्था का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अवस्था का बोध कराता है। और अवस्था जो होती है वो आपकी कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। वो आपकी अवस्था जो है वो कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। ये अवस्था बताती है। यानी कार्य के समय को हम जो है टेंस कहते हैं, लेकिन कार्य की अवस्था को भी हम जो है टेंस कहते हैं। तो इसलिए जो है टेंस जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 kinds of tense। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। भविष्य काल। अब इसमें जो है भविष्य काल में आपको ये ध्यान देना है प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। इन प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल जो होता है इसकी घटना वर्तमान में होती है, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस जो होता है वह प्रेजेंट मीन्स होता है जो वर्तमान होती है वो होती है, और पास्ट टेंस जो होता है भूतकाल यानी बीता हुआ जो कल होता है वो होता है, और जो फ्यूचर टेंस होता है वो आने वाली जो घटना घटित होगी वो होता है। यानी कहने का मतलब आने वाली जो घटना होती है वो फ्यूचर टेंस होती है, जो बीता हुआ जो घटना होता है वो पास्ट टेंस होता है, और जो वर्तमान में चल रहा है वो पास्ट टेंस होता है। इन तीनों के जो है कह रहे हैं ऑल हैव थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स। ऑल हैव फोर टाइप्स, यानी इन चारों के ऑल हैव फोर टाइप्स, इन सभी के जो है चार चार टाइप्स होते हैं, चार चार भाग होते हैं। तो चार चार टाइप्स होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है एक है आपका जो दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है आपका इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है कार्य का जारी रहना, कार्य का जारी रहना। और परफेक्ट मीन्स होता है निश्चित, निश्चित। परफेक्ट मीन्स निश्चित होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है कार्य का जारी रहना प्लस टाइम होता है, प्लस टाइम होता है। अब बात ये उठती है कि जो आपका टेंस होता है, टेंस जो होता है यानी किसी कार्य की जो समय होती है वह भी टेंस बताता है, और टेंस जो होता है वो किसी कार्य के स्टेट को भी बताता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये तीनों जो है आपके क्या बताते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन दर्शाते हैं। जबकि वहीं पर जो है आपकी ये चार टेंस हैं जो कि क्या दर्शाते हैं? टाइम ऑफ, करें स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ एन एक्शन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले आप यह देख लीजिए कि इंडेफिनिट जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी काम पूरा एक बार हो जाता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है।
एक बार पूरा हुआ, फिर उसके बाद शुरू हुआ, फिर पूरा हुआ, फिर जो है आपका जो है वो क्या हुआ, शुरुआत हो गई। यानी ये समाप्त होता है, कंप्लीट होता है और फिर इनकम्प्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये प्रतिदिन चलता रहता है। क्या रहता है, प्रतिदिन चलता रहता है। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, आज स्कूल जाता, यानी स्कूल जाने का मतलब क्या है कि आज स्कूल जाते हैं, कल स्कूल जाते हैं, परसों स्कूल जाते हैं। तो ये प्रतिदिन का काम हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है। तो आज आपने वो काम समाप्त किया, फिर उसके बाद कल फिर से शुरुआत हो गई, फिर कल से जो कल स्कूल गए फिर वापस लौट कर आए, फिर उसके बाद परसों आप जो है स्कूल गए। यानी प्रतिदिन जो है चलने वाला काम है। तो इसलिए जो है इनडेफिनिट जो होता है ये ना तो कंप्लीट होता है, ये ना तो कंप्लीट होता है। यहाँ हमने जो बताया कि जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो कंप्लीट की भी होती है और इनकम्प्लीट की भी होती है। तो ये जो है ये आपको बताते हैं कि इनडेफिनिट जो है वो अनिश्चित है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ना तो ये कंप्लीट होते हैं और ना ही ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये जो है पूरे होते हैं, फिर शुरुआत हो जाती है, फिर जो है काम समाप्त हो जाता है, फिर शुरुआत हो जाती है। तो प्रतिदिन का काम ये है। तो यानी कहने का मतलब ये कंप्लीट भी नहीं होते हैं और ना ही इनकम्प्लीट होते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जो होता है, कार्य जारी रहता है। यानी जारी रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है यह इनकम्प्लीट होता है। ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय जो है आपका कार्य जारी है। प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में, पास्ट में होगा तो पास्ट में, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में। यानी कहने का मतलब जिस समय आप जो है बोल रहे हैं उस समय यह कार्य जारी है, यानी कि कंप्लीट नहीं है। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। यानी कहने का मतलब ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर जो है परफेक्ट मीन्स निश्चित है, और निश्चित जो होता है उसमें जो है क्या होता है, कार्य कंप्लीट होता है। क्या होता है, कार्य कंप्लीट होता है। ये कार्य कंप्लीट होता है, इसमें जो निश्चितता दर्शाता है इससे जो है कार्य कंप्लीट होता है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो कार्य के जारी रहने से, कार्य के जारी रहने से, कार्य के जारी रहने से तो यहां पर तो ये इनकम्प्लीट हो गया, ये इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा कि मान लीजिए ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस से जो है आपका ये इनकम्प्लीट हो गया, कार्य का जारी नहीं रहना पाया गया। लेकिन ये परफेक्ट कहाँ से गया भाई, कार्य हो चुकेगा, अगर कार्य समाप्त हो जाएगा तो फिर कार्य जारी कैसे रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आपको परफेक्टनेस लाने के लिए जो है टाइम दिया जाता है। यानी टाइम ही जो है यह कार्य जो है परफेक्ट करता है। यानी टाइम से आपको जो है क्या होता है, परफेक्ट जो है, परफेक्ट का बोध कहाँ से होता है, टाइम से होता है। यानी एक निश्चित समय जो है, एक निश्चित समय जो है वो दर्शाता है, एक निश्चित समय जो है दर्शाता है। इसलिए जो है परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस से कार्य का जारी रहना, और समय जो है, ये जो समय है, टाइम है, ये इस परफेक्ट को दर्शाता है। इतना जो है आप ध्यान में रखिए कि ये टेंस जो है इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब इनडेफिनिट ना तो कंप्लीट होता है और ना ही इनकम्प्लीट होता है। कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। परफेक्ट जो होता है कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है, ये भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद फिर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये आपका इनकम्प्लीट होता है। लेकिन परफेक्ट जो होता है वो परफेक्टनेस जो है वो कहाँ से आती है, टाइम से आती है। अब इसके बाद इन तीनों को, इन तीनों के चार चार अगर इनसे जो है जोड़ा जाए, एक बार प्रेजेंट टेंस को जो है, एक बार प्रेजेंट टेंस को आप इस इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट से और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से जोड़ें तो चार टेंस इसके बनेंगे। इसके कितने टेंस बनेंगे, चार टेंस। फिर पास्ट टेंस को जो है हम जोड़ें तो पास्ट टेंस में भी चार टेंस बनेंगे। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस को हम इन चारों से जोड़ें तो इसी स्थिति में इसके चार बनेंगे। तो टोटल मिलाकर के जो है आपके कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। तो पहला टेंस आपका जो है वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो पहला टेंस आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम जो है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। छठा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस और आठवां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नौवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दसवां है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 11वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 12वां टेंस जो है 12वां है आपका वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये जो आपके जो है 12 टेंस हैं, इनमें से 12 टेंस में से कुछ लोग जो है यानी कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जो है एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू यानी जब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से जानते हैं, वैसे ही आप चले आइए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस नाम से जानेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम जो है किस नाम से जानेंगे? तो जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से जानते हैं। उसी तरह से हम चले आए तो यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी जो है हम किस नाम से जानते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से जानते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस से जानते हैं।
और इसके बाद हम चले आए तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को, इसे भी हम जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस से जानते हैं। इम्परफेक्ट टेंस जानते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने आप में निश्चित है, यानी कहने का मतलब वो दूसरा उसका नहीं होता है नाम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी जो है नाम जो है वही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आप इसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, वैसे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस अपने आप में जो है सही है, उसका दूसरा नाम नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये भी है सही। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम जो है दूसरा नाम इसका क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये दोनों सही हैं। इसके बाद कुछ लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है, कुछ लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कुछ लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो है क्या करते हैं कि इसे जो है प्रेजेंट मतलब प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल देते हैं, और उसके बाद जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भी जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रकार हो गए। अब एक चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप हिंदी जब लिखते हैं, हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है, तो हिंदी में आप क्या करते हैं, आप हिंदी में सबसे पहले हिंदी का वाक्य किस पर आधारित होता है, हिंदी का वाक्य किस पर आधारित होता है, तो कर्ता कर्म और क्रिया पर आधारित होता है। यानी कि हिंदी में आपका जो है कर्ता होता है और उसके बाद फिर जो है आपका कर्म होता है और ये जो है आपकी क्रिया होती है। तो कर्ता कर्म और क्रिया इसी पर आधारित हिंदी का वाक्य होता है। जब हिंदी में कोई वाक्य आपको मिले और उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो अपने स्थान पर ही रह जाता है, यानी कर्ता मीन्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने स्थान पर ही रह जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। लेकिन जब आप जो है क्या करते हैं, आप उसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कर्म अपने स्थान पर नहीं रह जाता बल्कि क्रिया जो है इस कर्म के स्थान पर आ जाती है, यानी क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, यानी वर्ब जो है क्रिया यहाँ चली आई और इसके बाद कर्म जो है जाहिर सी बात है कि कर्म जो है कहाँ चला जाएगा, क्रिया के स्थान पर, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हमने क्या किया कि इस कर्म को जो है ऑब्जेक्ट के रूप में रखा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर बनता है, हिंदी का वाक्य कर्ता कर्म क्रिया पर बनता है और इंग्लिश का वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो कर्ता तो अपने स्थान पर रह जाता है जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो, लेकिन क्रिया जो है वो कर्म के स्थान पर आ जाती है, कर्म के स्थान पर क्रिया आ जाती है और इस क्रिया के स्थान पर कर्म आ जाता है। तो इसलिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कभी मान लीजिए हिंदी में आपको कोई वाक्य मिला, लिखा गया कि जो है सीता गाना गाती है, और इंग्लिश में जब आपसे कहा गया कि इसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो जाहिर सी बात है कर्ता अपने स्थान पर ही रह जाता, तो सीता भी जो है क्या होगी, वो अपने स्थान पर ही रह जाएगी। यहाँ सीता हो गया। इसके बाद फिर जो है सीता, यानी हिंदी में क्या है, सीता जो कर्ता है, फिर उसके बाद कर्म है, फिर क्रिया है। यानी अब कर्म तो यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा,
क्या लिखा जाएगा, गाती है, यानी ये क्रिया है और इस क्रिया को पहले लिखेंगे। तो गाती है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंग। हालांकि ये ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका जो ये गाना है ये कर्म है। गाना क्या है, कर्म है। कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और गाना जो है वो कर्म है, और कर्म जो है लास्ट में आएगा, यानी कहने का मतलब वर्ब के बाद। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग। क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग। और इसमें जो है आपको ध्यान देना है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर हिंदी में कोई वाक्य मिले, अगर हिंदी में कोई वाक्य मिले और हिंदी में वाक्य मिला कि वह खाना, वह, अब ऐसे में जो है जो एरो बना करके हमने समझाया है उस तरह नहीं लिखेंगे। अब सेंटेंस आपका जो है क्या है, वह गाना लिखती थी, वह गाना लिखती थी। तो ऐसी स्थिति में जब हिंदी से इंग्लिश में हम जो है ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, वह जो सब्जेक्ट है आपका यानी कर्ता, कर्ता है ये, और कर्ता अपने स्थान पर ही रह जाता है, यानी कहने का मतलब हम यहाँ लिखेंगे सी, लड़की है सी लिखेंगे, सी। और उसके बाद फिर गाना लिखें या लिखती थी, तो जाहिर सी बात है लिखती थी, क्योंकि कारण ये है कर्ता कर्म क्रिया, तो क्रिया पहले आएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ राइट। तो राइट का सेकंड फॉर्म यहाँ तिथि है, तो इसलिए जो है तिथि के लिए हम रोट लिखेंगे। और उसके बाद वर्ब की ये सेकंड फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है अब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने के पश्चात फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो अ सॉन्ग, ठीक। तो इस प्रकार से सी रोट अ सॉन्ग, उसने एक गाना वह एक गाना लिखती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, इसलिए जो है क्या हुआ, वह सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद फिर लिखती थी, आपने इसे लिखा यानी रोट लिखा, और गाना जो है अ सॉन्ग लिखा। इस प्रकार से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सबसे सही सटीक तरीका यही है कि इस चीज़ को अगर आप जानते हैं, इस चीज़ को अगर आप जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि पूरे टेंस का सार यही है। यहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हमको कहाँ से कैसे लिखना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हिंदी है, हिंदी में आपका कर्ता कर्म क्रिया पर आधारित कोई वाक्य होता है, उसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले जो है आप देखते हैं कर्ता मीन्स सब्जेक्ट होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, और कर्म मीन्स जो है ऑब्जेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब कर्ता अपने स्थान पर ही रह जाता है, कर्म के स्थान पर ये क्रिया चली जाती है, और कर्म जो है वो क्रिया के स्थान पर चला जाता है। इसके बाद यहाँ आपने लिखा सीता गाना गाती है, सीता को आपने जो है यहाँ लिखा, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट है, और गाती है वर्ब है, और गाना जो है वो अ सॉन्ग है। यानी इंग्लिश का वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। वह गाना लिखती थी, तो सी सब्जेक्ट हो गया, और लिखती थी वो वर्ब हो गया, और गाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप ये सेंटेंस, पूरे टेंस का सार इसी में है। यहीं से आप जो है समझ लेंगे तो पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या सॉल्व करनी है। बाकी तो हर टेंस पढ़ना पड़ता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जाननी पड़ती है, उसमें वर्ब का फॉर्म जानना पड़ता है, उसमें पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको जाननी होती हैं। पर यहीं से आपको सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि किस प्रकार से आपको एक सेंटेंस सॉल्व करनी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमको बताइएगा, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी ये मेरा पहला वीडियो है, और पहले वीडियो पर यही है, आपसे चाहे रिक्वेस्ट है या फिर समझ लीजिए कि निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए, और इसे जो है बेल आइकन दबा दीजिए, और इसे जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।